Hey guys! Welcome to today's largest and the most impactful level tutoring platform that is Physics Walla। तो मेरे सारे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख देंगे क्या? एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देंगे भारत माता की जय। अगर मेरे छोटे भाई बहन मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, तो बिना रुके एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देंगे भारत माता की जय। हमारी प्यारी मां भारत मां की सदैव ही जय, सदा ही जय। जल्दी से इनटू द कमेंट सेक्शन। क्या बात है भैया, आज मेरा कैम का एग्जाम था, गुरु पूर्णिमा। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे। आप ही के बैच के एक भाई, हमारे हर्षित भाई, हमारे साथ क्लास 10th से अभी साथ में है। उन्होंने आज एक वीडियो बना के भी डाला है, बड़ा ही प्यारा सा वीडियो लगा मुझे। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रेम के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके स्नेह के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इस विश्वास के लिए जो आपने मेरे ऊपर रखा है। और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग प्यार देते हैं। और मैं वैसे भी गुरु पूर्णिमा ही मनाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे आपका गुरु बनना है, मुझे आपका शिक्षक नहीं बनना। संसार में आपको शिक्षक बहुत मिलेंगे, क्योंकि शिक्षक का सिर्फ इतना कर्तव्य है कि वो आपका सिलेबस कराए और उसके बाद चला जाए। शिक्षक का कर्तव्य सिर्फ इतना है कि वो क्लास में आए, आपको पढ़ाए और चला जाए। लेकिन मुझे शिक्षक नहीं बनना, मैं आपका गुरु बनना चाहता हूं कि पढ़ाने के अलावा, सिलेबस के अलावा मैं आपको जिंदगी को जीना सिखाऊं, जिंदगी को जीना सिखाऊं, सही और गलत के बीच का फर्क समझाऊं, आपको इंसानियत सिखाऊं। यह मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बस यही है मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, कि गुरु ही बनना चाहते हैं, शिक्षक नहीं बनना। क्योंकि शिक्षक का सिर्फ इतना ही कर्तव्य होता है कि वो आएंगे, सिलेबस कराएंगे और चले जाएंगे। आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन उससे नहीं आएगा। जिंदगी में परिवर्तन लाना है तो एक गुरु का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कंपलसरी है। क्योंकि गुरु का मतलब यही है कि जो आपको अंधकार से बाहर लेकर आए, ज्ञान की रोशनी से, वो अपने ज्ञान की रोशनी से आपको अंधकार से बाहर ले आए, आपको जिंदगी का सही मतलब समझ में आए, वही एक सही गुरु है। और मैं चाहता हूं कि मैं पूरी कोशिश करूं कि मैं आपका गुरु बन सकूं। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं प्रिया पुत्र सुनील, आपका प्यारा प्यारा सुनील भैया। और मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, आज हमारा ये लास्ट लेक्चर इस चैप्टर पे, बहुत छोटा सा लेक्चर होगा, मजा आएगा आपको। और फिर हमारा चैप्टर पूरी तरीके से अंत हो चुका है। यह चैप्टर जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में लोगों की नींद उड़ा देता है, अगर आपने इसके जो ये 13 लेक्चर्स अगर मेरे ईमानदारी के साथ देख लिए, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिंदगी में आप कभी भी केमिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो इस चैप्टर को आपको कभी भी डिफिकल्टी फेस नहीं होगी। मार्क्स के हिसाब से मैं अभी प्लान कर रहा हूं कि कुछ वन शॉट वीडियोस आपको पेड बैच में दूं, तो वो बोर्ड ओरिएंटेड वन शॉट वीडियोस भी आएंगे फॉर रिवीजन। ठीक है, आई एम ट्राइंग हार्ड कि मैं जल्दी से जल्दी उसको बना दूं। ठीक है, तो दिस इज द पार्ट 2 ऑन बैटरीज, फ्यूल सेल्स एंड द सीबीएसई पीवाईक्यूज। ऑल राइट, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए मेरे दोस्तों, आगे चलते हैं और इस चैप्टर को आज हम खत्म करते हैं, अंत करते हैं इस चैप्टर का। तो अगर अभी तक आपने मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मेरे को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। आज हम पढ़ेंगे बैटरीज के पार्ट 2 में, है ना। ये पार्ट 2 ऑफ बैटरीज है, फ्यूल सेल्स के बारे में और सीबीएसई के पीवाईक्यूज के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है सुनील भैया, डन है। तो बैटरीज क्या होती है, इसका एक इंट्रोडक्शन हमने लास्ट क्लास में ले लिया था। ये चीज हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ ली थी, अगर आपको याद हो तो ये चीज मैंने आपको पढ़ा दी थी कि सेल हमारे पास क्या होता है या बैटरी हमारे पास क्या होती है। तो सेल या फिर बैटरी, तो बैटरी क्या होती है, जब बहुत सारे सेल्स को हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो एक बैटरी बनती है। तो चाहे हमारे पास एक बैटरी हो, चाहे हमारे पास एक सेल हो, दोनों के दोनों का कर्तव्य इतना है कि वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। एंड दैट मींस ये हमारे पास गैल्वेनिक सेल्स का एग्जाम्पल है। ठीक है ना। अ सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज that we use as a source of electrical energy is basically a galvanic cell। यानी कि चाहे आप सेल की चर्चा करें, चाहे आप मेरे दोस्तों बैटरी की चर्चा करें, दोनों के दोनों एक गैल्वेनिक सेल का ही एग्जाम्पल है, जहां पर केमिकल एनर्जी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। बिल्कुल सही बात है सुनील भैया, बहुत अच्छी बात आपने बताई। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज हम सेकेंडरी बैटरीज के बारे में। अब प्राइमरी बैटरीज हमारे पास क्या थी सुनील भैया? देखिए, प्राइमरी बैटरीज के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक बार अगर उनके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन हो गई
तो आप उस रिएक्शन को रिवर्ट नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। तो प्राइमरी बैटरीज में इरिवर्सिबल रिडॉक्स रिएक्शन होती है। अब अगर आप रिएक्शन को उल्टा नहीं कर सकते, इसका मतलब बड़ा ही सरल है कि आप इनको रिचार्ज नहीं कर सकते। दैट इज द सिंपल मीनिंग। अगर किसी सेल या बैटरी की रिएक्शन फॉरवर्ड है, अगर वो रिवर्ट भी हो जाए, इसका मतलब कि वो चार्ज के साथ डिस्चार्ज भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई सेल और बैटरी की रिएक्शन इरिवर्सिबल रिडॉक्स रिएक्शन है, इसका सिंपल मतलब यह है कि आप उसको रिचार्ज नहीं कर सकते, और रिचार्ज नहीं कर सकते तो रीयूज नहीं कर सकते, उठा के कचरे के डब्बे में आप फेंक देंगे। पर अगर आज हम बात करें सेकेंडरी बैटरीज के बारे में, तो मेरे दोस्तों यहां पर क्या होता है, इट कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग द करंट थ्रू इट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन सो दैट इट कैन बी यूज्ड अगेन। सिंपल सी बात है कि सेकेंडरी बैटरीज आपके पास क्या है, दे कैन बी रिचार्ज्ड, यानी कि आप इनको रिचार्ज कर सकते हैं, एंड दे कैन बी रीयूज्ड। सिंपल आपका इस चीज का इतना ही मतलब है, यही इसका सिंपल सा मतलब है कि सेकेंडरी बैटरीज को आप रिचार्ज कर सकते हैं और रिचार्ज करने के साथ साथ रीयूज भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात यहां पर हमारे पास नहीं है। एक और बहुत बढ़िया बात आपको बता दूं कि यहां पर जो मेरे दोस्तों रिएक्शन चल रही होती है, वो रिवर्सिबल रिडॉक्स रिएक्शन होती है। रिवर्सिबल रिडॉक्स रिएक्शन है, इसीलिए आपकी फॉरवर्ड भी हो रही है, बैकवर्ड भी हो रही है। मतलब कि अगर एक डायरेक्शन में ये आपको ये एनर्जी दे रही है, डिस्चार्ज हो रही है, तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अपोजिट जो रिएक्शन चल रही होगी, तब ये बेसिकली क्या हो जाएगी, रिचार्ज हो जाएगी, है ना। It can be recharged by passing the current through it in the opposite direction so that it can be used again. So it can be recharged, it can be reused, क्योंकि यहां पे जो रिएक्शन होती है वो होती है रिवर्सिबल रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बात है। दूसरा, अगर हम बोलते हैं कि हमारे पास एक बहुत अच्छा सेकेंडरी सेल या बैटरी है, तो वो एक बार मान लीजिए डिस्चार्ज हो गया, हम फिर से उसको रिचार्ज करेंगे, फिर डिस्चार्ज हुआ, फिर रिचार्ज करेंगे, फिर डिस्चार्ज हुआ, फिर रिचार्ज करेंगे, फिर डिस्चार्ज हुआ, फिर रिचार्ज करेंगे, यानी बार बार उसको रीयूज करवाएंगे। मतलब एक बार मान लीजिए बैटरी डिस्चार्ज हो गई, फिर हमने भैया रिचार्ज करवा दी, फिर डिस्चार्ज हो गई, फिर रिचार्ज करा दी, फिर डिस्चार्ज हो गई, फिर रिचार्ज करा दी, फिर डिस्चार्ज कर दी, फिर रिचार्ज करा दी, फिर डिस्चार्ज हो गई, फिर रिचार्ज करा दी। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, एक अच्छा सेकेंडरी सेल। अ गुड सेकेंडरी सेल कैन अंडरगो अ लार्ज नंबर ऑफ डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग साइकिल्स। तो एक साइकिल आपको पता है क्या होती है, एक साइकिल का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन साइकिल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन साइकिल। एक साइकिल का मतलब क्या है, वन कंप्लीट डिस्चार्ज एंड चार्ज। मतलब मान लो आपके पास जो बैटरी थी, फॉर एग्जाम्पल 100% चार्ज थी, आपने उसको पूरा यूज करके 0% करा, फिर से रिचार्ज कर दिया 100% पे। सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज दी वन साइकिल। इसको बेसिकली हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वन साइकिल। समझ में आया जी सुनील भैया। अच्छा, जिस बैटरी की लाइफ ज्यादा होती है ना, आपको मैं एक बात बताऊं, किसी भी बैटरी की जिंदगी अगर आपको देखनी, आप बोलोगे कि ये टिकाऊ है या नहीं है, तो वो जो टिकाऊ हम बताते हैं वो इस बेसिस पे बताते हैं। तो हम ये बोलते हैं कि भैया इसकी जो साइकिल्स है वो कितनी होंगी। अगर आपको किसी भी बैटरी की जिंदगी बतानी है तो आप बात करेंगे साइकिल्स के टर्म में। तो टेक्निकली साइकिल्स में, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि आपके पास ये जो बैटरी इसकी 1000 साइकिल्स हो सकती है। 1000 साइकिल का मतलब क्या है कि एक बार पूरा डिस्चार्ज हो गई, फिर एक बार चार्ज हो गई, एक साइकिल है। ऐसा आप 1000 बार करोगे, उसके बाद ये बैटरी खराब हो जाएगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ साइकिल एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ ऑफ अ बैटरी। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब यहां पर एक एग्जाम्पल और मैं आपको लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइफ ऑफ अ सेकेंडरी बैटरी या लाइफ ऑफ अ निकल कैडमियम बैटरी। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा निकल कैडमियम बैटरी। तो इसकी जो लाइफ होती है वो हमारे पास होती है 1000 साइकिल्स होती है लगभग, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि निकल कैडमियम की बैटरी की जो लाइफ है वो 1000 साइकिल्स है। इसका मतलब पता है आपको क्या है कि एक बार कंप्लीट डिस्चार्ज के बाद एक बार पूरी तरीके से चार्ज का ये एक साइकिल है। ऐसी 1000 साइकिल्स के बाद ये मर जाएगा। आफ्टर 1000 साइकिल्स ये सेल जो है उठा के इसको कचरे के डब्बे में आप फेंक देना या प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करा देना। दैट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। तो बेसिक मतलब आपको समझ में आना चाहिए, सेकेंडरी बैटरीज जो होती है जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास कौन सी रिएक्शंस होती है, पॉइंटर बाय पॉइंटर। ये हमारे पास पॉइंटर नंबर 1, दैट कैन बी रिचार्ज एंड रीयूज। दे हैव रिवर्सिबल रिडॉक्स रिएक्शंस। उसके बाद एक अच्छा हमारे पास जो बेसिकली सेकेंडरी बैटरी होता है, उसके पास
लार्ज नंबर ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग की साइकिल्स होती हैं। एक साइकिल जो होती है हमारे पास, उसका मतलब है कि एक कंप्लीट डिस्चार्ज और एक चार्ज पूरा। जैसे 100% बैटरी थी, आपने पूरा यूज करके 0 पे ले आए, 0 से वापस पूरा 100 पे चार्ज किया, दैट इज द मीनिंग ऑफ वन साइकिल। एक साइकिल का मतलब ये है। तो 4 पॉइंटर में आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया। अब इसके 2 प्रकार आपके कोर्स में है, जल्दी जल्दी समझेंगे, बड़े सरल सरल से हैं। पहला है लेड स्टोरेज बैटरी, या इसको कुछ समझदार व्यक्ति लोग बोलते हैं लेड एसिड बैटरी, ये भी इसको बोला जाता है। कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है। और ये आपको कहां देखने के लिए मिलती है वो मैं आपको बताऊं। अच्छा, एक छोटी सी बात, कल मेरे साथ एक हादसा होते होते बचा। मैं बेसिकली एक आप लोग प्लीज इसको रिपीट मत करना, मैं एक लेड एसिड बैटरी को ओपन कर रहा था ताकि मैं आपको दिखा सकूं, है ना। तो मैंने बढ़िया से ओपन कर दिया था, पता नहीं किस पर्टिकुलर जगह से जो सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो मेरे हाथ में स्क्रू ड्राइवर था, मैंने उसको हल्का सा ऐसे किया था, मतलब खोलने के हिसाब से, तो उसमें से उछल के बहुत सारा सल्फ्यूरिक एसिड मेरे ऐसे, जो मैंने पजामा पहना हुआ है, ट्राउजर पहना हुआ है, उसके ऊपर गिर गया, पूरा वो जल गया। ये तो भोलेनाथ की कृपा है ना, कि उनकी कृपा मेरे पे हमेशा बनी रहती है। मेरा पूरा पजामा नीचे से गायब हो गया और स्किन पे भी चला गया था, बट स्किन पे जलन हो रही थी। मैं फटाफट पहुंच गया अपने रूम तक और मैंने फिर उस पर पानी डाल दिया, तो मैं बच गया। तात्पर्य यह है कि आप लोग ऐसी चीजें ट्राई मत करना। पूरा ही जल गया वो, क्योंकि कोरोसिव होता है, काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो पूरा पजामा जल गया। और जब भी सल्फ्यूरिक एसिड किसी की चमड़ी पे गिरता है, भगवान ना करे किसी की चमड़ी पे गिरे, तो वो काला कर देता है चमड़ी को। रीजन बीइंग, सल्फ्यूरिक एसिड की एक आदत होती है कि वो पानी चूसता है चीजों से, तो जैसे ही वो स्किन पे गिरेगा तो स्किन से पानी एब्जॉर्ब कर देगा। इसको टेक्निकली हम कहते हैं कैरिंग, तो वो स्किन को काला कर देता है। ठीक है, चलिए। तो कल मेरे साथ ऐसा हादसा होते होते बचा, महादेव की कृपा है कि कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हुआ। जो ट्राउजर है वो पूरा, ट्राउजर पजामा आते हैं ना डैमेज के, वो पूरा का पूरा नीचे से गायब हो गया। तो ठीक है, कोई ना, महादेव की कृपा है तो जिंदा है। चलिए, बस आप लोग ऐसा कुछ ट्राई मत कीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं, ये बैटरी आपको कहां मिलती है, आपके जो गाड़ी में, स्कूटी में पावर मिलता है ना ऑटोमोबाइल्स के अंदर, वो सारा का सारा पावर इसी बैटरी से मिलता है। तो मेरे पास एक खराब गाड़ी खड़ी थी, तो मैंने सोचा इसको खोल देते हैं। खोल तो दिया, सब कुछ सही था, बस उसमें एक पता नहीं क्या हमने सही दबाया, शायद ग्रिड भरी हुई होगी, उससे उछल के सीधा एसिड आ गया। ठीक है, बच गए। तो दोस्तों, ऑटोमोबाइल्स के अंदर और इन्वर्टर्स जो हमारे पास होते हैं ना, इनके अंदर हमारे पास ये होता है, मैंने क्या बोला, लेड स्टोरेज बैटरी, यानी कि लेड एसिड बैटरी जो हमारे पास होती है ऑटोमोबाइल्स, यानी कि जैसे 2 व्हीलर है, तो मेरे पास जो पुरानी वाली एक्टिवा है, मैंने उसको खोल दिया था और उसके अंदर से बैटरी को मैंने निकाला। आप मत करना ऐसा कुछ भी। तो ऑटोमोबाइल्स के अंदर और इन्वर्टर्स के अंदर ये लेड स्टोरेज बैटरी या फिर लेड एसिड बैटरी हमारे पास अवेलेबल होती है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर आपसे जो डायग्राम है वो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, सो इट वोंट बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। मैंने आज तक कभी उस स्ट्रक्चर को एग्जाम में नहीं देखा, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सुनिए, ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि एनोड क्या है। देखिए, एनोड हमारे पास क्या है, एनोड हमारे पास होता है स्पॉन्जी लेड। अब आप बोलेंगे स्पॉन्जी लेड का मतलब क्या है, स्पॉन्जी लेड का मतलब यहां पर यह है कि पोरस, पोरस का मतलब होल्स इन पीबी, यानी कि आपके पास पोरस होता है लेड। पोरस लेड का मतलब क्या है कि उसके अंदर छोटे 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 माइन्यूट होल्स होते हैं। और माइन्यूट होल्स होने का रीजन सिंपल सरल सा है, जिस भी चीज के अंदर बहुत ज्यादा छेद हैं, इसका यह मतलब है कि वो ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करना चाहता है फॉर द रिएक्शन टू हैपन। ठीक है ना, रेदर देन वो प्लेन लेड हो, उसके अंदर बहुत सारे होल्स हैं, ताकि होल्स के अंदर भी आपका यहां पर क्या जाए, इलेक्ट्रोलाइट जा सके और रिएक्शन हो सके। तो स्पॉन्जी लेड होने का मतलब यह है कि वो पोरस है, यानी कि उसके अंदर होल्स हैं, ताकि यहां पर ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो यहां पर स्पीड ऑफ रिएक्शन हमारे पास ज्यादा हो जाएगी। तो कैथोड पे हमारे पास है स्पॉन्जी लेड, यानी कि पोरस लेड का एक रॉड है। कैथोड हमारे पास क्या है, कैथोड में हमारे पास क्या होता है, ऐसे पतले पतले लेड के ग्रिड्स होते हैं, पतले पतले ऐसे रेक्टेंगुलर ग्रिड्स होते हैं, ऐसे पतले पतले। आप कभी बैटरी आप छूना मत, ऐसे पतले पतले ग्रिड होते हैं, ऐसे ऐसे हल्के हल्के पतले पतले ग्रिड्स होते हैं। ठीक है, ऐसे होंगे पतले पतले, ऐसे पतले पतले ग्रिड्स होंगे, लाइन में लगे होंगे। तो ये जो ग्रिड्स होते हैं, इनके ऊपर क्या होता है, PbO2 होता है, लेड ऑक्साइड होता है। तो लेड ग्रिड पैक्ड विद PbO2, क्या होता है ना कि वो लेड के पतले पतले, आप मान लो कि ऐसे पतली पतली पट्टियां लगी हुई है और उस पट्टी के चारों तरफ PbO2 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 लगा हुआ है।
ये पर्टिकुलर चीज हमारी कैथोड की तरह बिहेव करेगी। तो एनोड को याद करेंगे, एनोड हमारे पास स्पॉन्जी लेड है, यानी कि पोरस हमारे पास लेड है। कैथोड हमारे पास क्या है, लेड ग्रिड पैक्ड विद PbO2 है। और इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है 38%। 38% का यह मतलब है कि 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में 38 मिलीलीटर हमारे पास H2SO4 होगा, तो बाकी रिमेनिंग 62% हमारे पास पानी होगा। मेरी बात समझ में आई? 38% अगर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन है, इसका यह मतलब है 38 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड और बाकी 62 मिलीलीटर पानी। इसका सरल तात्पर्य, सरल अर्थ यहां पर यह है। तो लेड स्टोरेज बैटरी या लेड एसिड बैटरी ये ऑटोमोबाइल या इन्वर्टर्स में इस्तेमाल होती है। एनोड पे स्पॉन्जी लेड, यानी कि लेड जिसके अंदर छेद है, जितने ज्यादा छेद होंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट के लिए सरफेस एरिया हमने ज्यादा बढ़ा दिया है, रिएक्शन का स्पीड उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। कैथोड में क्या है, पतले पतले लेड के ऐसे पट्टे लगे होते हैं, मतलब ऐसे प्लेट लगी हुई होती है, उसके चारों तरफ लेड ऑक्साइड चढ़ा हुआ होता है, इलेक्ट्रोलाइट है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां पर ये हमारे पास है कंसेप्ट नंबर 1 जो आपको याद हो गया होगा। ये हमारे पास है कंसेप्ट नंबर 2 जो मैं कामना करता हूं आपको याद हो गया होगा। अब बात करते हैं कंसेप्ट नंबर 3 की, है ना। ये क्या है, अब क्या क्या रिएक्शंस एनोड पे, कैथोड पे और ओवरऑल रिएक्शन हो रही है, ये काफी बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया, ध्यान से सुनना। आप बड़े समझदार व्यक्ति हैं, अब आप समझ गए होंगे कि यहां पे लेड है, एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अरे भाई ये समझाने की मुझे कितनी बार जरूरत पड़ेगी, आपको आता है कि सुनील भाई ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे, क्या बात है, मजा आ गया। और एनोड पे ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सुनील भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा राजा, कैथोड पे क्या होता है, सुनील भैया कैथोड पे होता है रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स। बहुत अच्छे से आप समझा रहे हैं, हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बड़े भैया सुनील भैया, अच्छी बात है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब हमारे पास एनोड क्या करेगा, एनोड इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा सुनील भैया, बहुत अच्छी बात है। अब होता क्या है, होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। तो यहां पर आपका ये जो लेड है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करके Pb2+ बनाता है। तो एक्चुअल में होगा क्या, एक्चुअल में होगा क्या, ये तो हमारे पास बी रिएक्शन हो रही है। ए रिएक्शन क्या है वो भी बता देता हूं। इसी के अंदर ए रिएक्शन क्या हो रही है कि यहां पर लेड क्या करता है, लेड क्या करता है, लेड अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है। यहां पे इतनी छोटी सी बात आपको समझनी पड़ेगी कि यहां पर जो हमारे पास लेड है, यहां पर जो हमारे पास लेड है, सिंपल सरल सी बात, लेड अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके Pb2+ बनाता है, ठीक है। अब ये Pb2+ SO4 2- के साथ रिएक्ट करके PbSO4 का निर्माण करता है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन लिखी है कि Pb plus SO4 2- will gives PbSO4 plus twice of electron। तो आपको दिमाग में समझ में आना चाहिए कि Pb क्या कर रहा है, Pb इलेक्ट्रॉन को दे दिया, Pb ने इलेक्ट्रॉन को दे दिया, तो वो एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे होंगे। तो लेड किस में कन्वर्ट हो गया होगा, Pb2+ में कन्वर्ट हो गया होगा। SO4 2- कहां से आएगा बताइए मेरे राजा, SO4 2- आएगा इलेक्ट्रोलाइट से। आप बड़े समझदार व्यक्ति हैं, इलेक्ट्रोलाइट है H2SO4, वहां से क्या आएगा, इलेक्ट्रोलाइट से आएगा SO4 2-। तो ये दोनों मिलकर बना देंगे PbSO4। तो ये ओवरऑल रिएक्शन लिखी जाती है यहां पे, मतलब समझ में आया। लेड बोल रहा है कि मैं हूं Pb, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दान करके बन गया Pb2+। Pb2+ जैसे ही बोलेगा मैं बाहर आ गया, तो SO4 2- करेगा, भाई तू बाहर आ गया, एक काम कर SO4 2- और अपन दोनों मिलकर PbSO4 बना लेते हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट बनता है PbSO4, और ये इलेक्ट्रॉन जिसने लूज किए थे ये जाएंगे कैथोड की तरफ। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को कोई तो खाएगा कैथोड पे, कौन खाएगा कैथोड पे, तो कैथोड पे इन इलेक्ट्रॉन्स को खाने वाला जो व्यक्ति है वो है PbO2। समझे छोटू, ये इलेक्ट्रॉन्स को खाएगा और बन जाएगा PbSO4। तो एक कॉमन चीज आपको देखने के लिए मिलेगी, यहां एनोड पे भी PbSO4 है और कैथोड पे भी PbSO4 बनेगा। अब यहां पर जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, इन इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड पे खाया जाएगा, यानी कि गेन किया जाएगा, किसके द्वारा, PbO2 के द्वारा। लेड ने इलेक्ट्रॉन लूज करे, PbO2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और PbSO4 बनाएगा। लेकिन यहां पर हम इन आयंस को कैसे भूल सकते हैं, ये आयंस हमारे पास कहां से आ रहे हैं, ये आयंस आ रहे हैं हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा। तो ये हमारे फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे।
तो PbO2 मेरे प्यारे छोटू, PbO2 SO4 माइनस H प्लस और ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाने वाले हैं? PbSO4 बनाने वाले हैं। अब ये आप सोचेंगे कि कैसे बनेगा, ये मैं आपको सरल भाषा में समझा देता हूं, बड़ी ही सिंपल भाषा में समझा देता हूं, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि ये बोल रहा है कि मैं इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता हूं और ये बन रहा है PbSO4। तो आप सिंपल तरीके से देख सकते हैं कि यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर में कोई परिवर्तन आ रहा है, तो आप बड़े ही समझदार व्यक्ति हैं। सल्फेट पे ओवरऑल चार्ज क्या होता है, मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में, ये यहां पे काम आ रहा है। SO4 2 माइनस, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर ओवरऑल, इस पूरे की ओवरऑल की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -2 है। इस पूरे की -2 है ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी? इसकी हो जाएगी +2, यानी लेड का ऑक्सीडेशन नंबर यहां +2 हो रहा है। यहां पे देखेंगे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास है -2, एक ऑक्सीजन का -2 है, दो का कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा, तो लेड का कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगा। ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया। अब मेरे राजा बेटा, मेरी रानी बेटी, अगर आप फोकस करेंगे तो ये +4 से देखिए कहां पे जा रहा है, +4 से +2 पे जा रहा है। यानी कि +4 से अगर +2 पे जा रहा है तो मेरे बड़े भाई सुनील भैया, ऑक्सीडेशन नंबर जब भी घटता है इसका मतलब किसी चीज का रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। समझ गए आप मेरी बात? तो एक्चुअल में यहां पर अगर मैं बोलूं कि Pb का +4 वाला कटायन होगा, या Pb+4 वाला कटायन भी होता है, Pb2+ वाला कटायन भी होता है, तो Pb+4 वाला कटायन होगा और उसने बेसिकली यहां से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करा होगा और उसने Pb2+ वाला कटायन बनाया होगा। सल्फेट यहां से Pb2+ वाले के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा? PbSO4 बना लेगा, और जो रिमेनिंग यहां पर हमारे पास है ये पानी बना लेगा। आपको मैकेनिज्म समझ में आया कि नहीं आया, मुझे बताइए। मैं आपको बताता हूं मैंने मैकेनिज्म क्या बताया। मैंने पूरी रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको समझा दिया कि PbO2 के अंदर जो लेड का कटायन है वो है Pb4+। Pb4+ कटायन यहां पर है, इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, तो यहां पे जो कटायन बनेगा वो बनेगा Pb2+। Pb2+ और SO4 2- बनाता है PbSO4। यहां से H+ और यहां से O2, ये मिलके बनाते हैं ट्वाइस ऑफ H2O। ये सिंपल सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का। ठीक है, ये बात समझ में आ गई जी? समझ में आ गई। तो इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखने में क्या दिक्कत है? आप इसको और इसको जोड़ के लिख दीजिए, तो PbO2 आ जाएगा, इधर से Pb आ जाएगा, SO4 H+ और SO4 यानी कि H2SO4 आ गया, इधर से हमारे पास PbSO4 आ जाएगा, इधर से हमारे पास पानी आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन में ये हैं रिएक्टेंट्स और ये हैं प्रोडक्ट्स। क्लियर? तो ये ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास हो जाएगी। सिंपल, वेरी सिंपल। चलो, इतना समझ में आ गया तो एक बार ए भी लिख दीजिए कि सुनील भाई समझ में आ गया, दिस इज क्लियर टू अस। मैंने बड़ा ही आसान भाषा में आपको समझाया, मैकेनिज्म समझाते हुए बताया। ऐसा नहीं कि हवा में बताया, मैंने आपको मैकेनिज्म समझाया है, हवाबाजी नहीं है, प्योर मैकेनिज्म आपको समझाया मैंने दोस्तों। क्लियर? चलो, क्लियर है भाई? मैंने आपको यहां पे प्योर प्रॉपर मैकेनिज्म समझाया है। ये दोनों आयंस इलेक्ट्रोलाइट से आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर से एनोड से आ रहा है, यहां पर ये कटायन होगा Pb4+, कहेगा कि मैं लेता हूं 2 इलेक्ट्रॉन Pb4+ से Pb2+ बनने के लिए। Pb2+ SO4 2- मिलके बनाते हैं H+ और ये मिलके बनाते हैं पानी। ये प्रोडक्ट्स आपको समझ में आ जाने चाहिए, याद नहीं करवा रहा हूं, समझा रहा हूं, अब तुम याद खुद कर लेना। ठीक है? चलो, देखिए आपको डायरेक्टली याद करवाया जाता है, मैं आपको लॉजिक दे रहा हूं। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? लॉजिक इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों, ऑन चार्जिंग द बैटरी द रिएक्शन इज रिवर्स्ड। भाई सेकेंडरी बैटरी है तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। एंड PbSO4 ऑन एनोड एंड कैथोड इज कन्वर्टेड इनटू Pb एंड PbO2 रिस्पेक्टिवली, यस और नो। बड़ा ही छोटा सा सरल सा सवाल मैं आपसे यहां पे पूछ रहा हूं, इसमें कोई डिफिकल्ट बात नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आइए इस सवाल का आंसर करते हैं। On charging the battery, the reaction is reversed
and PbSO4 on anode and cathode is converted in PbO2 and Pb। तो जल्दी से बताइए फटाफट से। सिंपल सी बात आपसे पूछी, कोई डिफिकल्ट बात नहीं पूछी मैंने, बड़ी सिंपल सी बात मैंने आपसे पूछी है। क्या ये बात सत्य है? एनसीईआरटी के अंदर डिट्टो ये लाइन आपको मिल जाएगी, है ना। ये इसलिए दे रहा हूं ताकि अगर एग्जाम में ऐसा कोई सवाल आ जाए तो आपके दिमाग में हो कि हाँ सुनील भैया ने हमको पढ़ाया था, हम कर लेंगे। चलिए 93.23% बच्चों ने सही किया है। आशीष, आयुष, राजसी, ऋषि मंडल, एंडी, अर्चल, अर्सलन, योर लवर, विराज, आकाशदीप एंड पार्थ मंडल। वेरी गुड मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, बिल्कुल ये बात सत्य है। देखिए आप मेरी बात को समझिए, यहां पर लेड से लेड सल्फेट बना और यहां पर लेड ऑक्साइड से लेड सल्फेट बना। समझ में आ रहा है? लेड से लेड सल्फेट बना, लेड ऑक्साइड से लेड सल्फेट बना। तो ये कह रहा है ऑन चार्जिंग द बैटरी, अभी डिस्चार्ज हो रही है ना, ये तो रिएक्शन अपने आप हो रही है, यानी कि डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है। दीज आर द रिएक्शंस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, यानी अपने आप हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। अब जब हम चार्ज करेंगे तो रिएक्शन उल्टी चलेगी। तो ये बोल रहा है चार्जिंग द बैटरी द रिएक्शन इज रिवर्स्ड, रिएक्शन उल्टी होगी। एंड PbSO4 ऑन एनोड एंड कैथोड, यानी कि जब हम चार्ज करेंगे तो रिएक्शन उल्टी चलेगी। तो ये PbSO4 जो कैथोड और एनोड पे, ये दोनों तरफ से कन्वर्ट हो गए, Pb और PbO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने कहा बिल्कुल सही बात है, कोई दोहराए वाली बात नहीं, बिल्कुल सत्य बात है, 110% ये सत्य बात है। याद रखिएगा, ये बात आपके दिमाग में 100% घुली होनी चाहिए। भाई यहां पे एनोड कैथोड में PbSO4 है, उल्टा करेंगे रिएक्शन को तो ये उल्टी चलने लगेगी, ये और ये बन जाएंगे, खत्म। इसमें क्या बड़ी बात है? दूसरी प्रकार की बैटरी है निकल कैडमियम बैटरी। यहां पर मैं एनसीईआरटी से अलाइंड नहीं हूं और मैं आपको एक्चुअल रिएक्शंस बताता हूं। आपको अगर अच्छी लगे तो आप इसी को ही एग्जाम में लिख कर आना, वरना मेरे मित्रों एनसीईआरटी में से एक ओवरऑल रिएक्शन लिखा है और वो घिसी पिटी उस ओवरऑल रिएक्शन को ही पूछ लेते हैं कभी कभी, तो आप रट के लिख के आ सकते हैं। बट मैं आपको रियल लॉजिक देता हूं, रियल रिएक्शन बताता हूं। सबसे पहले ये बैटरी आपको कहां देखने के लिए मिलती है वो मैं आपको बताता हूं। तो आपने कभी अगर इमरजेंसी लाइट आपके घर में हो, इमरजेंसी लाइट, नहीं तो आप पंचायत देख लेना, पंचायत में इमरजेंसी लाइट पढ़ाकर हमारे जीतू भैया पढ़ते हैं, है ना, सचिव जी पढ़ते हैं। तो होता क्या है मेरे भाई, हम लोग भी पढ़ते थे इमरजेंसी लाइट में, उससे पहले लालटेन हुआ करती थी। इमरजेंसी लाइट क्या होती है ना भैया, आपको एक लाइट ऐसी बड़ी सी मिलती है, उसके अंदर निकल कैडमियम बैटरी लगा होता है। हम उसको ऐसे चार्ज करते हैं, चार्ज कर देते हैं, उसके बाद निकाल के जब लाइट बंद हो जाए उसको ऑन कर दीजिए, उससे लाइट जलेगी। सिंपल इमरजेंसी लाइट। साथ ही साथ डिजिटल कैमरास के अंदर हमारे पास निकल कैडमियम बैटरी होती है, कॉर्डलेस फोन्स के अंदर ही होती है, तो बहुत सारे डिवाइसेस के अंदर निकल कैडमियम बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बात तो हो गई हमारे पास बात नंबर 1। इसको कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, निकैड, ये भी बोलते हैं। तो निकैड, निकैड बैटरी, तो इसका एक ही मतलब है मेरे दोस्त। पता लगे तुम बोलो, किसी ने बोला निकैड, तुमको अरे ये क्या सुनील भैया ने पढ़ाया नहीं, अरे निकल कैडमियम को निकैड बोल रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़े कूल बनने के लिए बोल रहे हैं, निकैड बोलते हैं। या कुछ लोग और ऐसे बोलते हैं, ये निकल, ये कैडमियम, ठीक है ना, निकल कैडमियम बैटरी, तो एक ही बात है राजा, जाके कंफ्यूज मत हो जाना। निकाड लिख दिया, निकाड, निगाड वर्ड होता है। इंग्लिश का जो वर्ड तुम रिलेट करना चाह रहे हो ना, इससे एक वर्ड रिलेट होता है, वो होता है निगाड। क्या होता है? निगाड। निगाड का मतलब होता है कंजूस। निगाड का मतलब क्या होता है? निगाड का मतलब होता है कंजूस व्यक्ति, पैसा खर्च करने में उसको दिक्कत हो, कंजूस, तो उसको निगाड कहते हैं। तो ये थोड़ा सा सिमिलर साउंडिंग है, निकैड, ठीक है। तो निकल कैडमियम बैटरी, निकैड बैटरी, या फिर आप ऐसे भी इनके सिंबल के थ्रू भी निकल कैडमियम बैटरी लिख सकते हैं। पहला इमरजेंसी लाइट में यूज होता है, दूसरा बेसिकली डिजिटल कैमरास में यूज होता है। अब सुनील भैया इसका स्ट्रक्चर क्या है ये बताइए, इंपॉर्टेंट लग रहा है। देखिए मैं याद करवाता हूं। एनोड पे है कैडमियम, एनोड पे है कैडमियम, एनोड पे है कैडमियम। कैथोड पे क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, निकल 3 ऑक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड, यानी NiOOH। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि यहां पर एक O2 माइनस है, यहां पर एक OH1 माइनस है, और साथ ही साथ यहां पर Ni3 प्लस है, ठीक है ना। अब ये 3 प्लस तो यहां पर एक्चुअल में क्या है वो अभी आपको यहां पर समझ में आएगा, जब मैं ऑक्सीडेशन नंबर से समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। वरना ये जो वैलेंसी है ये भी आपको बता रही होगी इसी चीज के बारे में। ये जो वैलेंसी है 3, ये भी यही चीज बता रही है, Ni3 प्लस ही समझा रही है। जो पढ़ चुके हैं मेरे से उनको समझ में आ रहा होगा क्या बोलना चाहता हूं मैं।
तो यहां पर एक तो ऑक्साइड है O2 माइनस और एक हाइड्रोक्साइड है OH1 माइनस, और ये निकल के साथ अटैच्ड है, तो निकल 3 ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है। अच्छा मेरे राजा, इलेक्ट्रोलाइट जो है एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। एक्वस का मतलब क्या होता है? एक्वस मतलब वाटर। अब आप फर्स्ट चैप्टर मुझसे पढ़ चुके हैं, यानी पानी के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को घोला हुआ है, ये OH1 माइनस आयंस प्रोवाइड करने का कर्तव्य या कार्य करते हैं। छोटी छोटी बातें सभी को याद हो गई। ये कैडमियम से बना है, निकल 3 ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड से बना है हमारा कैथोड। इलेक्ट्रोलाइट है एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वेरी सिंपल मैकेनिज्म, कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। ठीक है बड़े भैया, सुनील भैया आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया। कंसेप्ट नंबर 3 पे आ जाइए, रिएक्शन एट एनोड एंड रिएक्शन एट कैथोड। अब बार बार हमें क्या बताने की जरूरत है? अरे नहीं, एनोड पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, और कैथोड पे क्या हो जाएगा? रिडक्शन यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है मेरे प्यारे बड़े भैया सुनील भैया, बिल्कुल सही आपने कहा। सेम जो यहां पीछे हो रहा था, यही लॉजिक आगे पटकना है। अब ये सेम लॉजिक अगर मैं आगे पटकता हूं तो मैं क्या दिमाग लगाता हूं मेरे भाई? ये मैं रिएक्शन बी मानता हूं, ये रिएक्शन ए मानता हूं। मैं बोलता हूं कि कैडमियम यहां पर क्या करता है? ये बनाता है Ca2+ और दान करता है 2 इलेक्ट्रॉन। कैडमियम बोलता है कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन दान करके Cd2+ बनाता हूं। तो ये OH1 माइनस आयन जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट से है, वो बेसिकली इससे कंसल्ट करता है और ये कहता है, जैसे यहां पर क्या आ रहा था? इलेक्ट्रोलाइट से SO4 माइनस आ रहा था, तो लेड ने सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन देके Pb2+ बनाया था, इलेक्ट्रोलाइट से SO4 माइनस आया था, ये दोनों कंबाइन होकर PbSO4 बनाते हैं। ओवरऑल रिएक्शन ये बन जाती है कि Pb प्लस SO4 माइनस विल गिव्स PbSO4 प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन। यही बनती है ओवरऑल रिएक्शन। कुछ उसी प्रकार यहां पर कैडमियम कहता है कि मैंने इलेक्ट्रॉन दान करके Cd2+ बनाया, और ये OH1 माइनस से रिएक्ट करके क्या बनाता है? कैडमियम का हाइड्रो ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास हो जाती है। बड़ी सिंपल सी बात है। अरे भाई कैडमियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Cd2+ बनाया, ये Cd2+ OH1 माइनस से रिएक्ट करके बना लेता है कैडमियम का हाइड्रोक्साइड। कितनी अच्छी बात है, मजा आ रहा है सुनील भैया, क्या बात है यार। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन तो इन्होंने लूज कर दिया भैया, बहुत अच्छी बात है यार। अब आगे चलते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? हम बड़े समझदार व्यक्ति हैं। कैथोड पे निकल 3 ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चाहता है। ये रहे इलेक्ट्रॉन जिनको ये गेन करना चाहता है। ठीक है, ये पानी यहां पर कहां से आया है? एक्वस मतलब है वाटर, यानी कि यहां पर पानी जो हमारे पास आया है वो बेसिकली कहां से आ रहा है? पानी के अंदर डिसॉल्व है, तो ये वहां पे पानी भी होगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके बना देता है निकल का हाइड्रोक्साइड, और साथ में OH माइनस आयंस को ये जनरेट करता है। तो सबसे पहला सवाल बच्चों का आता है, क्या यहां पे ये सही में रिड्यूस हुआ भी है? तो मैं उनको कहता हूं बिल्कुल समझदार आपने सवाल पूछा है, बिल्कुल आप समझदार व्यक्ति, आपने अच्छा सवाल पूछा है मुझसे। तो मैं कहूंगा ऑक्सीडेशन नंबर्स के टर्म्स में बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा हमारे पास -2। हाइड्रोक्साइड पे ओवरऑल चार्ज होता है 1 माइनस, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर -1। इसका -2, इसका -1 ऑक्सीडेशन नंबर। ये अगर ऐड कर, ये हमारे पास क्या होगा? इसका मैंने मान लेता हूं x है, तो x -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप समझदार व्यक्ति हैं, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा +3। बहुत बढ़िया भैया। तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। यहां पर हाइड्रोक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? -1, लेकिन -1 2 बार है, तो यानी कि टोटल हो गया -2, तो यहां पर निकल हो जाएगा +2। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है सुनील भैया हमें। तो मेरे राजा एक बात बताओ, छोटी सी बात बताओ, क्या मेरे बेटा ये +3 से +2 हुआ कि नहीं हुआ? अरे +3 से +2 हुआ, हाँ जी हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा या घटा? अरे सुनील भैया ऑक्सीडेशन नंबर घटा, इसका मतलब सरल है कि ये रिडक्शन हुआ है, हाँ या ना? तो ये निकल 3 ऑक्साइड, 3 क्यों है? क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर 3 है। अब लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं क्या ये? अब लिख दूं Ni3+, जी लिख सकते हैं। तो निकल 3 ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड में यहां पर निकल का जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर होगा राजा, वो होगा +3। +3 से ये राजा हमारा आता है +2 पे, ऑक्सीडेशन नंबर हमारा घट रहा है, यानी कि इसका हुआ है रिडक्शन, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। ऑल राइट,
अब इससे ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या है, जो आपके एनसीईआरटी में लिखी है उससे थोड़ी डिफरेंट आएगी ये रिएक्शन, बट ये ही सत्य है। वहां केडमियम ऑक्साइड प्लस वाटर लिखा है, उन दोनों को रिएक्ट कराओगे तो केडमियम हाइड्रोक्साइड ही बन जाएगा, तो प्रोडक्ट सेम बन जाएगा। बट मैं कहूंगा आप ये लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए लेफ्ट और राइट साइड को ऐड कर दीजिए, तो केडमियम आ गया, निकल 3 ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड आ गया, वाटर आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, 2 हाइड्रोक्साइड से 2 हाइड्रोक्साइड कट जाएगा, निकल और केडमियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास आ जाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगी ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है भाई, चलो इनको बस लेफ्ट और राइट साइड को ऐड करना होता है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट और राइट साइड को ऐड करके लिखना है। तो केडमियम का केडमियम, निकल 3 ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, निकल 3 ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, वाटर, ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन दोनों लेफ्ट और राइट साइड पे कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों यहां आ जाएंगे, सिंपल। चलो अब फिर से वही सवाल, ऑन चार्जिंग द बैटरी द रिएक्शन इज रिवर्स्ड एंड निकल 3 ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एंड केडमियम आर रीस्टोर्ड। अगर मैं यहां पर रिएक्शन को उल्टा कर दूं तो क्या इससे मुझे ये मिलेगा और इससे मुझे ये मिलेगा? तो ऑब्वियसली आप सभी को पता है आंसर क्या होगा। स्टिल आजमा कर देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया। क्लियर है? चलो क्या बात है, क्या बात है। एक मिनट, ये क्या हो गया चैट का? एक सेकंड, डन है, ठीक है, डन है, ऑल राइट। चैट आप लोगों की दिखना बंद हो गई थी, अरे फिर बंद हो गई, ये क्या हो रहा है भाई? चैट को क्या हो जा रहा है? हाँ ठीक है, ऑल राइट, डन है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज यस, दिस इज राइट। बहुत बढ़िया। एनडी, अर्शल, अभिषेक, मानवी, ओम अग्रवाल, अभिषेक, मिनागू, शिवांश, अर्सलन, सबिया खातून, पलक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो, वेरी गुड। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, दैट इज यस। दूसरा, निकल केडमियम बैटरी हैज लॉन्गर लाइफ देन द लेड स्टोरेज बैटरी बट मोर एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर। यानी कि निकल केडमियम बैटरी की जो लाइफ है, अब लाइफ क्या है, कितनी साइकिल्स हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की, ये जिंदगी बताता है। किसी ने भी आपसे पूछ लिया कि लाइफ ऑफ सेकेंडरी बैटरी का मतलब क्या है, तो लाइफ ऑफ सेकेंडरी बैटरी का मतलब है कि कितनी बार चार्ज और डिस्चार्ज हम उसको कर सकते हैं जब तक कि वो खराब ना हो। तो ये कह रहे हैं कि निकल केडमियम बैटरी की जो लाइफ है लेड स्टोरेज बैटरी से ज्यादा है, बट ये ज्यादा एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर है। तो देखते हैं आप कितनी सही में आंसर करते हैं इस चीज का। फटाफट से, जल्दी से फटाफट 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 आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए डन, ऑल राइट, क्लियर है, डन है। चलो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी कल से स्टार्ट होगी, तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयां कि कल से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। और कल से आपकी प्यारी शौर्या मैम आपको पढ़ाएंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और अगले वीक से अगेन मतलब फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने कहा जैसे हफ्ते में साथ साथ चलेंगी, ताकि आप लोग खुश रहें। आप लोगों की डिमांड थी, इसलिए मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, मैंने उनको कन्विंस किया सबको। उन्होंने बोला ठीक है सर, बच्चों की डिमांड है तो आप प्लीज ऐसा करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आप लोगों की जो भी डिमांड होगी मेरे दोस्तों, वो सारी की सारी मैं फुलफिल करने की कोशिश करूंगा, है ना। करण, एनडी, अर्शल, शाहिद अंसारी, पलक, मानवी, पार्थ, गुल्लू बदमाश, अरे वाह गुल्लू बदमाश है, राजा बेटा बना देंगे, बहुत बढ़िया। शिवांश, राजसी और योर लवर। गुल्लू बदमाश को हम एक अच्छा इंसान बना देंगे, कोई बात नहीं, नाम से क्या है, काम अच्छे होने चाहिए, बस जिंदगी में वो मैटर करता है। तो एक छोटा सा आपको मैं डिफरेंस बता दूं इन दोनों के बीच में, जो आपके काम आएगा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये पूछा जाता है बोर्ड्स में, तो दिस इज समवॉट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ठीक है। तो प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी में भी हमने क्या पढ़ा, प्राइमरी बैटरी जो है रिचार्जेबल है, तो सीधी सी बात है ये रिचार्जेबल नहीं होती।
सेकेंडरी बैटरी का रिचार्जेबल है 110%। अगर आप करंट को अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराएं तो रिएक्शन उल्टी चलती है और यह बैटरी रिचार्ज हो जाती है। अगर ये एक बार डिस्चार्ज हो गई तो इसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, रिचार्ज नहीं कर सकते तो बार बार रीयूज नहीं कर सकते, उठा के फेंक देंगे। ये डिस्चार्ज हो गई तो हम इसको रिचार्ज कर सकते हैं। जो चीज रिचार्ज हो गई यानी कि वापस अगर चार्ज हो गई तो हम इसको रीयूज कर पाएंगे। जैसे हमारी फोन की बैटरी बार बार डिस्चार्ज और रिचार्ज, डिस्चार्ज भी हो जाती है और रिचार्ज भी हो जाती है। डिस्चार्ज रिचार्ज डिस्चार्ज रिचार्ज, है ना? तो हम उसको बार बार रीयूज कर सकते हैं ना। बहुत बढ़िया। अभी हमने फोन की बैटरी को चार्ज करा, फिर वो बेसिकली डिस्चार्ज हो गई, फिर से हम उसको वापस चार्ज करेंगे, फिर से डिस्चार्ज हो जाएगी। ठीक है ना? यहां पे जो रिएक्शन का टाइप होता है मैं फिर से बता दूं, इरिवर्सिबल रिडॉक्स रिएक्शन होता है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम समझाया था। यहां पे रिवर्सिबल रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, इसीलिए हम आसानी से रिएक्शन को उल्टा कर पाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट यूजुअली ड्राई होता है, ड्राई में भी टेक्निकली मैं कहूं तो मॉइस्ट होता है, मॉइस्ट फॉर फ्लो ऑफ आयंस। याद रखिएगा मॉइस्ट होता है। मॉइस्ट का मतलब होता है कि गीला होगा ही होगा। यहां पे ड्राई का मतलब यह नहीं है कि बिल्कुल ही सूखा, नहीं नहीं, ड्राई का मतलब है कि मॉइस्ट होगा यानी गीला होगा, पर एकदम ऐसा पानी नहीं होगा कि मतलब ऐसा लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा। यहां पर बेसिकली क्या होता है ना, यहां पर हमारे पास लिक्विड या जेल फॉर्मेट में होता है इलेक्ट्रोलाइट। वो एक थोड़ा सा इशू है। मतलब इशू क्या मतलब, ये इनके बीच का एक डिफरेंस है। ये ड्राई का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल सूखा, नहीं, मॉइस्ट होगा, थोड़ा गीला होगा। कभी मैं आपको ड्राई सेल आज मैं टेलीग्राम पे डाल ही दूंगा, घर पे पड़ा है तो खोल के डालूंगा, तो वो मॉइस्ट होता है, ऐसे चिपचिपा चिपचिपा होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल सूखा है, मिट्टी जैसा सूखा है, मॉइस्ट होता है हल्का हल्का। तो आयंस फ्लो कर पाएंगे। इसके कंपैरिजन में हम इसको ड्राई इसलिए बोलते हैं कि बिल्कुल ऐसा पानी जैसा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, लिक्विड फॉर्मेट में इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, उसमें होता है। अब इसका एग्जांपल जैसे ड्राई सेल हो गया, मरकरी सेल हो गया, जैसे लास्ट क्लास में पढ़ा था, यहां पे लेड एसिड बैटरी हो गई, निकल कैडमियम बैटरी हो गई, लिथियम आयन बैटरी हो गई, ये सारी की सारी सेकेंडरी बैटरीज का एग्जांपल है। ऑलराइट, तो यहां पर होता है हमारा बैटरीज वाला पार्ट खत्म। कामना करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से मैं समझा पाया और आपको ये बात याद हो गई। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ऑलराइट, डन। अब आज हम बात करेंगे यहां पर फर्दर फ्यूल सेल्स के बारे में। क्या होते हैं फ्यूल सेल्स, क्या इनकी जरूरत है, क्या हमारे पास एक एग्जाम्पल है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अच्छी चीज है, इंटरेस्टिंग चीज है, आपको मजा आएगा। ठीक है, चलो वेरी गुड मेरे दोस्तों, बहुत बढ़िया। अब आप बोलेंगे कि सुनील भाई फ्यूल सेल्स एक्चुअली में क्या है, तो मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं। क्लास 9 में आप सभी ने एक चैप्टर पढ़ा था कि बिजली का उत्पादन कैसे करते हैं, यानी कि उसका क्रिएशन कैसे करते हैं। एक चैप्टर आता था फिजिक्स में, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, 10th में आता है, 10th में 13th चैप्टर था, है ना, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्लास 9 का 13 चैप्टर है व्हाई डू वी फॉल इल, अब तो चेंज हो गया एनसीईआरटी, तो पहले 13 चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल था। 10th का 13th चैप्टर हमारे पास है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो अब वो भी हटा दिया गया है। अच्छा, चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग था। सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हम क्या बताते थे, बिजली का क्रिएशन हम कैसे कर सकते हैं। तो उसमें अलग अलग प्रकार के आपको पावर प्लांट्स पढ़ाए जाते थे, थर्मल पावर प्लांट। तो उसमें कोयले को जलाया जाता है, उससे हीट एनर्जी रिलीज होती है, उस हीट एनर्जी से पानी को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, फिर वो स्टीम जो है आपके टरबाइन को रोटेट करती है और इससे बेसिकली बिजली का उत्पादन होता है। तो सारे ही पावर प्लांट्स में एट द एंड हमको टरबाइन को रोटेट कराना होता था और उससे फिर हमारा टरबाइन घूमेगा तो बिजली का प्रोडक्शन होगा। अब यहां पर क्या है, तो यहां पर क्या है, फ्यूल सेल कुछ इस तरीके से काम नहीं करता। फ्यूल सेल आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अब आप समझिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोयले को जला रहे हैं तो आप एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, कोयले के अंदर कोई केमिकल एनर्जी होगी। केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर्ड है भाई, केमिकल एनर्जी यहां पर जो बॉन्ड्स है उसके फॉर्म में स्टोर्ड है। ठीक, अब आप उस कोयले को जला के सबसे पहले उससे हीट एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, फिर उस हीट एनर्जी से आप पानी को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, उस स्टीम से फिर आप टरबाइन घुमाते हो, टरबाइन के बाद बिजली जनरेट होती है। बड़ा लंबा प्रोसीजर है। तो फ्यूल सेल कहता है कि इतने सारे एनर्जी कन्वर्जन क्यों करने, इतनी सारी बेवकूफाना स्टेप क्यों करने कि भैया इसके अंदर जो केमिकल एनर्जी यानी कि जो स्टोर्ड एनर्जी है, पहले आप उसको कन्वर्ट करोगे हीट में, फिर हीट को कन्वर्ट करोगे, फिर फर्दर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी। इतना लंबा प्रोसेस क्यों करना है। तो फ्यूल सेल क्या है, फ्यूल सेल बोलते हैं कि भाई हम तो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं,
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स अगेन दो प्रकार के, गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक, है ना। अब ये कुछ ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं जो कंटिन्यूसली केमिकल एनर्जी को, जैसे कि that converts the chemical energy of a fuel like hydrogen and oxidant like oxygen into electrical energy without combustion। आप समझिए कि फ्यूल सेल का सिंपल सा इतना मतलब है कि ये केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है बिना कंबशन के। ये फ्यूल सेल का एक्चुअल मतलब है। एनसीईआरटी में एक लाइन जो है वो थोड़ी सी गलत लिखी हुई है इसको डिफाइन करते हुए, वहां पे लिखा है कंबशन ऑफ फ्यूल्स, एक्चुअल में वो गलत है लाइन, वो गलत लाइन है, वो मिस इंटरप्रिटेशन है। आप कहीं भी फ्यूल सेल पढ़ेंगे, फ्यूल सेल आया ही मार्केट में इसलिए था कि किसी भी चीज को बिना जलाए वो इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब एक ऐसा गैल्वेनिक सेल है जो कि रिडॉक्स रिएक्शन के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। आप समझिए, मैं अगर शॉर्ट में फ्यूल सेल को लिखूं तो मैं क्या कहना चाहता हूं, फ्यूल सेल एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल है, एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल है जो क्या करता है, आपकी केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लिख देता हूं, केमिकल एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन जब ये ऐसा करता है तो गैल्वेनिक सेल्स में कोई कंबशन थोड़ी होता है बेटा, नहीं बिल्कुल नहीं होता। बस तो ये डायरेक्ट कन्वर्जन पे फोकस करता है। ये बोलता है कि अगर बिजली का उत्पादन करना ही है तो ये क्या है, फ्यूल जलाओ, फिर उससे हीट एनर्जी लाओ, फिर उससे स्टीम बनाओ, फिर टरबाइन रोटेट कराओ, फिर बिजली उत्पादन करो। इतना लंबा क्यों करना है। फ्यूल सेल कहता है कि भाई मैं एक ऐसा गैल्वेनिक सेल हूं, मैं ऐसा गैल्वेनिक सेल हूं जो कि भाई गैल्वेनिक सेल क्या करता है, डायरेक्टली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है, तो बिना कंबशन के ये कार्य हो रहा होता है। तो फ्यूल सेल एक ऐसा गैल्वेनिक सेल है जो कि केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है विदाउट कंबशन, बिना जलाए, विदाउट कंबशन। याद रखिएगा, दिस इज हैपनिंग विदाउट कंबशन, विदाउट कंबशन। अब आप कहेंगे एनसीईआरटी में तो कंबशन लिखा हुआ है, तो यहां पे विदाउट कंबशन का मतलब है नो रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट, नो रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी। पर भैया जरूरी है क्या कंबशन रिएक्शन में हीट और लाइट रिलीज होना? यस, एनसीईआरटी कोई मिसकंसेप्शन है, आप गूगल पे सर्च कर लो, चाहे कहीं भी पढ़ लो। कंबशन को जब हम डिफाइन करते हैं तो वो एक रिडॉक्स रिएक्शन तो है जो कि यहां पे हो रही है, पर रिडॉक्स के साथ हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। तो हम कंबशन को पहला एक लाइन में डिफाइन करते हैं कि कंबशन इज एन एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन, यानी जिसमें एनर्जी रिलीज हो। जैसे मान लीजिए अगर मैं इस रुमाल को जलाऊंगा तो इससे हीट निकलेगी, लाइट निकलेगी, तभी ये कंबशन की कैटेगरी में आएगा। कोयले को अगर आप जलाते हैं तो वो भी कंबशन की कैटेगरी में आता है। तो कंबशन के फर्दर दो प्रकार है, अगर आपने मेरे से 10th क्लास में पढ़ा है, एक को बर्निंग कहते हैं, एक को स्मोल्डरिंग कहते हैं। ज्यादा डीप में नहीं जाना है, पर हमेशा याद रखिए कंबशन जब भी होगा यहां पर हीट और लाइट एनर्जी रिलीज होगी। तो यहां पर विदाउट कंबशन यानी कि नो रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी यहां पे हो रहा है। अगर हीट और लाइट एनर्जी रिलीज होती है किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में, तो याद रखिएगा कि वो कंबशन की ही बात कर रहा है आपसे। पर आपके फ्यूल सेल में, क्योंकि वो एक गैल्वेनिक सेल है, तो वो केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है बिना कंबशन के, यानी कि कोई हीट और लाइट एनर्जी रिलीज नहीं करता। यही उसकी खूबसूरती है। समझ में आ गई बात जी? अरे भाई कंबशन करवाना है तो थर्मल पावर प्लांट पे तो वैसे ही करवा रहे थे ना। आपको मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? थर्मल पावर प्लांट्स कन्वर्ट्स फ्यूल इनटू हीट एनर्जी। अब ये एक्चुअल में जब आप फ्यूल से हीट एनर्जी जनरेट करवा रहे हो तो ये कैसे करवा रहे हो? ये एक्चुअल में बाय कंबशन ऑफ कोल। भाई वो कोयले को जलाते हैं तो कोयले को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट एनर्जी निकलती है, तो फर्दर इस हीट एनर्जी को यूज किया जाता है। तो यहां पर हो तो रहा है कंबशन। तो फ्यूल सेल लाने का लॉजिक ही यह था कि जिसके अंदर कंबशन ना कराना पड़े। थर्मल पावर प्लांट में वैसे भी कंबशन ही होता है, किसी भी चीज को हम जलाते हैं, हीट और लाइट एनर्जी निकलती है। समझ गए जी? तो थर्मल पावर प्लांट्स में बेसिकली क्या होता है, आपने मान लीजिए कोयले को जलाया, फ्यूल आपका कोयला है। फ्यूल क्या है? कोयला। कोयला क्या है राजा? फ्यूल। फ्यूल मतलब ईंधन, जिसको हम जलाएं और जिससे हमें ऊर्जा मिले और उस ऊर्जा से हम कोई काम करा पाए, उसे हम फ्यूल कहते हैं।
जैसे पेट्रोल आपका एक फ्यूल है, आपने गाड़ी में डाला, पेट्रोल जलेगा, जलने के बाद गाड़ी आगे चलेगी, तो वो फ्यूल कहलाता है जब भी कोई चीज जले और कोई काम कर पाए। तो यहां पे थर्मल पावर प्लांट में हमारे पास एक फ्यूल है जो कि है कोयला, कोयले को जलाएंगे, उससे निकलेगी हीट। इस हीट से हम लोग क्या करते हैं, स्टीम जनरेट करते हैं। स्टीम मतलब वाटर वेपर। तो क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट में कोयले को जलाते हैं, कोयले को जलाने से हीट निकलती है, इस हीट से पानी को कन्वर्ट किया जाता है, बॉयलर में पानी को कन्वर्ट किया जाता है स्टीम में। अब ये हाई प्रेशर की जो स्टीम है, ये टरबाइन को यानी पंखे को घुमाती है, उस टरबाइन के घूमने से बिजली का उत्पादन होता है। आप समझ रहे हो कितना लंबा प्रोसेस है। मतलब फ्यूल के अंदर जो केमिकल एनर्जी थी, आपने उसको जलाया तो उससे आपको हीट एनर्जी मिली, उस हीट एनर्जी से आपने स्टीम बनाई, स्टीम से आपने टरबाइन को रोटेट करवाया, उसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी मिली। तो यहां पर ये एक इनएफिशिएंट प्रोसेस है, एफिशिएंसी इज अबाउट 40%, यानी कि आपने इतनी ज्यादा ऊर्जा खर्च कर दी है बिजली बनाने के लिए कि ये इनएफिशिएंट प्रोसेस है, महंगा प्रोसेस है, साथ ही साथ ये पॉल्यूटिंग है। मेरे राजा, अगर आप कोयले को जलाओगे तो उसके अंदर से ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, उसके अंदर नाइट्रोजन और सल्फर होगा तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर भी निकलेगा, सीधा एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन क्रिएट करेगा। तो हमेशा ये आपके लिए इनएफिशिएंट होते हैं क्योंकि इनकी एफिशिएंसी लगभग 40% होती है और पॉल्यूटिंग होते हैं। यही अगर हम बात करते हैं राजा बेटा फ्यूल सेल्स की, तो फ्यूल सेल्स में कोई जलाना वलाना नहीं होता। तो फ्यूल सेल्स कहते हैं कि भाई हम तो डायरेक्टली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। भाई हमारा तो डायरेक्ट कन्वर्जन है, ये क्या आप बीच में 10 स्टेप ले आए हो, हम डायरेक्टली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये इसीलिए ज्यादा एफिशिएंट, लगभग 70% एफिशिएंसी है और ये पॉल्यूशन फ्री है। याद रखिएगा, फ्यूल सेल्स आर पॉल्यूशन फ्री, इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता, एनवायरमेंट में कोई भी अनवांटेड या हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज नहीं होते। तो मैं कामना करता हूं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, ये पॉइंटर नंबर 1, पॉइंटर नंबर 2, पॉइंटर नंबर 3 आपको समझ में आ गए हैं। 1, 2 और 3 आपको क्लियर है, आपको समझ में आ रहे हैं। चलिए, ऑलराइट, डन। अब फ्यूल सेल्स क्या सिर्फ एक ही हैं? पहले तो बता दूं, फ्यूल सेल्स बहुत सारे प्रकार के होते हैं, बहुत सारे प्रकार के। आपके सिलेबस में एक फ्यूल सेल है H2O2 फ्यूल सेल, ये हमारे सिलेबस में है। पर ये गलतफहमी मत रहना कि फ्यूल सेल हमेशा बहुत सिर्फ यही है, नहीं नहीं, बहुत सारे हैं। लॉट ऑफ फ्यूल सेल्स हमारे कोर्स में है। H2O2 फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। अब ये जो हमारे पास फ्यूल सेल है, इट वॉज यूज फॉर प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रिकल पावर इन द अपोलो स्पेस प्रोग्राम। तो अपोलो स्पेस प्रोग्राम के अंदर या उसके दौरान इस फ्यूल सेल का इस्तेमाल किया गया था इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करने के लिए, और साथ ही साथ इससे जनरेट हुआ था प्रोडक्ट था, वो था पानी, और एस्ट्रोनॉट्स को पानी भी प्रोवाइड कर रहा था। सो यूज फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल पावर एंड H2O इन दी अपोलो स्पेस प्रोग्राम। यानी कि एक तो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा पानी प्रोवाइड कर रहा है एस्ट्रोनॉट्स को। कहां पे किया था इसने? अपोलो स्पेस प्रोग्राम में किया था। बात नंबर पहली, कामना करता हूं सभी को याद हो गई होगी। स्ट्रक्चर क्या है मेरे प्यारे बड़े भैया सुनील भैया? अगर आप स्ट्रक्चर समझा देंगे तो बड़ा मजा आ जाएगा। तो आप स्ट्रक्चर को अच्छे से समझिए। यहां पर हमारे पास क्या होता है, ये पोरस कार्बन की इलेक्ट्रोड्स होती हैं, है ना। ये पोरस एक इलेक्ट्रोड है और ये हमारे पास दूसरी इलेक्ट्रोड है, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी कि ये एनोड है और ये हमारे पास कैथोड है। तो इनको थोड़ा सा अलग अलग कलर से हम लोग बना लेते हैं। ये हमारे पास पोरस कार्बन की इलेक्ट्रोड है कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, तो मेरे दोस्त एनोड। दिस इज बेसिकली बिहेविंग एज कैथोड, तो ये हमारे पास हो गई कैथोड। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास एनोड है और ये हमारे पास कैथोड है सुनील भैया। बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी बात है सुनील भैया, बहुत बढ़िया बात है सुनील भैया, बहुत बढ़िया बात है सुनील भैया। ध्यान से देखेंगे। अच्छा, एक चीज सुनील भैया, यहां पर एनोड कैथोड आपको सिंबल समझ में आ रहे हैं ना बेटा? नेगेटिव पॉजिटिव ये सब चीजें हम क्यों बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मत समझ लेना बेटा, गैल्वेनिक सेल के अंदर है हम। वापस जो हमारा चैप्टर जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पर हम हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का गैल्वेनिक सेल वाला एग्जांपल है ये।
तो यहां पर एनोड नेगेटिव होगा, कैथोड पॉजिटिव होगा। याद आ रहा है राजा? हाँ जी, यहां पर कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है, इसीलिए ये चीज नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, समझ रहे हैं। और रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है यहां से यहां पर एनोड से कैथोड पे, और कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये सारी बातें मैं आपको पढ़ा चुका हूं, गलत मत कर देना। हाँ चलिए, अब देखिए सबसे पहला आपके पास यहां पर इलेक्ट्रोड जो है वो है पोरस ग्रेफाइट। पोरस का मतलब होता है, यानी इसके अंदर क्या है, होल्स है, छोटे छोटे होल्स हैं, ठीक है ना, विद कैटलिस्ट प्लैटिनम और निकल। यानी कि ये पोरस इलेक्ट्रोड्स है, इनके अंदर होल्स है, छोटे छोटे होल्स है। जितनी ज्यादा कोई चीज पोरस होगी उतना ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगी, उतनी तेज रिएक्शन होगी। साथ ही साथ ये इंश्योर करने के लिए रिएक्शन और तेज हो जाए, हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, इंक्रीजेस स्पीड ऑफ रिएक्शन। अब इसके बारे में मैं आपको अगले चैप्टर में और बढ़िया तरीके से बताऊंगा कि कैटलिस्ट क्या होते हैं, किस प्रकार काम करते हैं, क्यों काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे ये एक्टिवेशन एनर्जी घटाएंगे, क्या करेंगे, सब आपको मैं अगली क्लास में सिखाऊंगा, मतलब अगले चैप्टर में, है ना। प्रमोटर क्या है, इनहिबिटर क्या है, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या है, नेगेटिव कैटलिस्ट क्या है, सब आपको बताऊंगा। यहां पर आप याद रखो कि ये पोरस आपके पास ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड्स है, यानी कि कार्बन की इलेक्ट्रोड्स है, जिसके अंदर आपके पास प्लैटिनम और निकल है, कैटलिस्ट अवेलेबल है। यानी कि इनका काम सिर्फ इतना है कि यहां पे जो भी रिएक्शंस हो रही है इनकी स्पीड को तेज करना, ठीक है। अब देखिए यहां पर हाइड्रोजन गैस एंटर करती है एनोड पे, ये रही हाइड्रोजन गैस, यहां से एंटर कर रही है हाइड्रोजन गैस, और यहां से एंटर करती है हमारे पास ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस एंटर्स हियर एट द कैथोड, यानी कैथोड की तरफ से ऑक्सीजन गैस आ रही है, यहां से हाइड्रोजन गैस आ रही है, इधर से हाइड्रोजन इधर से ऑक्सीजन, ये कंटिन्यूस सप्लाई हम बना के रखेंगे तो हमारा सेल चलता रहेगा। तो यू हैव टू मेंटेन अ कंटिन्यूस सप्लाई, इधर से हाइड्रोजन आ रहा है, इधर से ऑक्सीजन आ रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटिन्यूसली आ रहा है यहां पे, ठीक है। अच्छा, यहां पर आपने बीच में क्या रखा है सुनील भैया, ये जो बीच में हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, तो ये जो बीच में हमारे पास है, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है एक्वस इलेक्ट्रोलाइट है। अब एक्वस इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, या कोई भी चीज जो कि OH माइनस एक्वस आयंस दे सकती है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज जो कि हमारे को एक एल्कलाइन मीडियम यहां पर प्रोवाइड करे, वो यहां पर अवेलेबल होगी। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। अब मेरे राजा, अगर यहां पर आपके पास कोई भी एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करने वाला, यानी कि OH माइनस आयंस प्रोवाइड करने वाला है, तो आपके दिमाग में एक बात जो कि सबसे जरूरी कूदनी चाहिए, यहां पे झूलते हुए आयंस आपको मिलेंगे, कौन से, OH1 माइनस आयंस यहां पे कंटिन्यूसली घूम रहे होंगे। और जो भी आपने मेटल का सॉल्ट जैसे लिया, पोटेशियम लिया, तो पोटेशियम के भी कटायंस होंगे, घूम रहे होंगे, इतने तो आप समझदार हैं, है ना। हाँ जी भैया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा तो K1 प्लस और OH1 माइनस में टूट जाएगा, बिल्कुल सही बात है सुनील भी, अच्छी बात है आप सिखा रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये इलेक्ट्रोलाइट के आयंस यहां पर अवेलेबल है, या आपस में टच में है, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या मानता हूं कि सबसे पहले हाइड्रोजन गैस यहां पर एंटर करती है, हाइड्रोजन गैस जैसे ही यहां पर एंटर करती है, पोरस कार्बन के इलेक्ट्रोड में आपके पास इलेक्ट्रोड के अंदर क्या है, कैटलिस्ट है, जो कि स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे। अब यह हाइड्रोजन गैस है और यहां पर हमारे पास है OH1 माइनस के आयंस, मतलब इस इलेक्ट्रोड पे ये दोनों यहां पर इंटरेक्ट करने वाले हैं। हाइड्रोजन आएगा, कहेगा देखो भाई मैं तो इलेक्ट्रॉन दान कर दूंगा, क्योंकि मैं एनोड पे आ रहा हूं, मेरा काम है इलेक्ट्रॉन दान करना, तो दान कर दूंगा। तो यह हाइड्रोजन गैस और यह हाइड्रोक्साइड आयंस यहां पर है, तो यह बेसिकली क्योंकि इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा, यहां पर बनेगा वाटर एज वेल एज दी 4 इलेक्ट्रॉन्स। समझ रहे आप मेरी बात? तो सीधी सी बात है, रिएक्शन एट एनोड, यानी कि यहां पे क्या रिएक्शन होगी कि हाइड्रोजन गैस आ रही है, हाइड्रोजन गैस और यहां से हाइड्रोक्साइड आयंस ये इंटरैक्ट करेंगे और यहां पर वाटर का निर्माण होगा, साथ ही साथ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्लियर है बात? वेरी सिंपल, सिंपल टू अंडरस्टैंड। जी सुनील भैया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अरे भाई ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, ये एक सर्किट में ऐसे बाहर की तरफ मूव करेगा, तो हाइड्रोजन आएगी, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी और ये इलेक्ट्रॉन बाहर किसी सर्किट में फ्लो करेगा और यहां पे कैथोड पे आएगा। तो यहां पर अगर आप कोई भी डिवाइस लगा देंगे तो वो जलने लगेगा। तो हाइड्रोजन आई, इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो एक्सटर्नल सर्किट में गया, यहां पर आपका जो भी चीज है वो जलेगी, यहां पे आ जाएगा। यही तो होता है, ये एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टेड होगा, सिंपल सी बात है। जी सुनील भैया,
अब देखिए उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करके यहां पे आएंगे, तो हमारी जो ऑक्सीजन गैस है यहां पे, अब वो इधर से ऑक्सीजन गैस आ रही है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करके यहां पे आए, इधर से ऑक्सीजन गैस आएगी, इलेक्ट्रॉन्स को लेगी, ऑक्सीजन के साथ यहां पर क्या है, वाटर प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव्स 4OH माइनस एक्वस, यानी कि फर्दर ये OH माइनस एक्वस का प्रोडक्शन ऑक्सीजन गैस के द्वारा होगा, क्योंकि आपने क्या लिया है, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है, तो पानी है, तो वाटर, ऑक्सीजन एंड यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो गेन होने के बाद 4OH माइनस, यानी कि अगेन ये OH माइनस एक्वस आयंस और रीजनरेट हो जाएंगे आफ्टर द रिएक्शन, तो यहां पर कंज्यूम हो रहे हैं और यहां पर वापस जनरेट हो रहे हैं। ओवरऑल रिएक्शन अगर हम लिखते हैं तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास बनती है हाइड्रोजन, इधर से आएगा ऑक्सीजन, वाटर और वाटर कैंसिल आउट, ठीक है ना, तो कितना होगा 2H2 और ये 4H2 है, अगर ये इधर चला जाएगा तो 2H2O बचेगा, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कटा, 4H माइनस से 4H माइनस कटा, ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, 4H2 2H2 है, ये इस तरफ चला जाएगा तो 2H2 आ जाएगा, तो ट्वाइस H2 प्लस O2 विल गिव ट्वाइस ऑफ H2O। तो सिंपल सी बात है, यानी यहां पर हाइड्रोजन गैस आई, इलेक्ट्रॉन को लूज किया, वो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके यहां आएगा, इधर ऑक्सीजन गैस आएगी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी। अब इस केस में एक्चुअल में हमारे पास क्या हो रहा है, पानी की प्रोडक्शन हो रही है। तो पहला, एक तो इलेक्ट्रॉन को लूज किए और गेन किए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स किसी सर्किट में ट्रेवल कर रहे होंगे, और अगर किसी सर्किट में ट्रेवल कर रहे होंगे तो वहां पर चीजें जल जाएगी, ठीक। दूसरा, पानी का निर्माण ये हमको कर देगा, तो इट इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल पावर एज वेल एज वाटर। तो फ्यूल सेल से दो चीजें हो रही है यहां पर, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की हम बात कर रहे हैं तो पहला, पावर तो जनरेट कर रहा है, यानी कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, और दूसरा पानी जनरेट कर रहा है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, अगर स्पेसिफिकली हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम कर रहा है, दूसरा पानी बना रहा है, ठीक है। चलो बस यही छोटी सी बात थी, कामना करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा। अब ऑफिशियली आज आपका चैप्टर होता है खत्म। मैंने अपने एंड से पूरी कोशिश करी है कि आपको अनबीटेबल, बेस्ट, अनकंपेरेबल कंटेंट दूं। इतना बेहतरीन कंटेंट इतने स्ट्रक्चर्ड वे में कहीं अवेलेबल नहीं है, आप कंपेयर कर लेना। मुझे पता है, खैर आप लोगों के मैसेजेस मेरे पास आते हैं कि वी आर रियली ब्लेस्ड टू हैव यू, सो थैंक यू सो मच कि आप इतना विश्वास कर रहे हैं। आज ऑफिशियली चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। तो मैंने आपको एज पर द प्लानर कहा था 13 क्लासेस उसमें, 13 उसमें, वैसे 12 में ही हो जाता, बट ठीक है, बच्चों की डिमांड थी कुछ PYQs कराने, तो इसमें करा देंगे हम, ठीक है। तो देखिए कुछ पैटर्न मैं आपको और बता देता हूं। बच्चों को वैसे मैंने बहुत आप लोगों को सवाल करा दिए हैं, न्यूमेरिकल्स मैंने करा दिए हैं, डाउट्स मैंने ले लिए हैं, मैं स्टिल आपको PYQs करवा देता हूं। अब देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। बच्चों का यह था कि भैया फ्यूल सेल्स और बैटरीज पे थोड़े और सवाल के बता दीजिए, टाइप कैसे आएंगे। मैं ले आया हूं, आपको दिखा देता हूं। देखिए कुछ इस प्रकार के सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आते हैं, और ये पूरे प्रॉपर ऑल इंडिया वाला जो पेपर है उसके अंदर से सवाल है। देखिए क्या बोल रहा है, आपके पास सेल है लेड स्टोरेज सेल, आपके पास है मरकरी सेल, आपके पास है फ्यूल सेल, आपके पास है ड्राई सेल। कह रहा है बताइए हियरिंग एड्स में कौन सा यूज होता है। मैंने आपको बताया था हियरिंग एड्स में कौन सा होता है, मरकरी सेल होता है। विच सेल वॉज यूज्ड इन द अपोलो स्पेस प्रोग्राम, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। आप पूरा लिख के आना, सिर्फ फ्यूल सेल गलत है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल ये सही है। विच सेल इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स, लेड स्टोरेज बैटरी या लेड एसिड बैटरी। कौन सा सेल डज नॉट हैव लॉन्ग लाइफ, किसकी ज्यादा लंबी जिंदगी नहीं है, दैट इज बेसिकली ड्राई सेल। खत्म काम, चारों का आंसर आपको यहां मिल गया। अगला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी बैटरी, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। ये मैंने आपको अभी करवाया था, मैंने आपको बोला ये बोर्ड्स में पूछा जाता है, ये आप लिख कर आ जाएंगे, काम खत्म, बढ़िया, ठीक है। चलो, व्हाट आर द टू एडवांटेजेस ऑफ H2O2 फ्यूल सेल ओवर ऑर्डिनरी सेल, यानी कि H2O2 फ्यूल सेल का ऑर्डिनरी सेल के ऊपर क्या एडवांटेज है। क्या एडवांटेजेस हैं, देखिए किसी भी सेल की आप बात करें या किसी भी तरीके से अगर आप बिजली बनाना चाहते हैं तो H2O2 सेल या कोई भी फ्यूल सेल की हम बात करेंगे तो हमेशा याद रखिए उनकी एफिशिएंसी बहुत हाई होगी। दूसरा, इट डज नॉट क्रिएट पॉल्यूशन। चाहे कोई भी प्रकार के सेल से आप कंपेयर करवा लो, आप किसी भी प्रकार के थर्मल पावर प्लांट से कंपेयर करा लो, फ्यूल सेल इसलिए जीतते हैं क्योंकि वो पॉल्यूशन फ्री होते हैं। इट डज नॉट क्रिएट पॉल्यूशन, यानी कि वो पॉल्यूशन फ्री हैं। उनका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, आप सोच रहे होंगे पॉल्यूशन फ्री कैसे है। अरे दादा, वो पानी बना रहे हैं, पानी कोई पॉल्यूशन थोड़ी है।
कोई पॉल्यूटेंट थोड़ी है पानी, यानी कोई अनवांटेड सब्सटेंस थोड़ी है, पानी तो हमारे लिए अच्छा है, तो ये पानी बनाते हैं, इनका प्रोडक्ट पानी है। दूसरा, इनकी एफिशिएंसी बहुत हाई है। तो ये दो एडवांटेज हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछे गए हैं, याद रखिएगा। क्लियर है बात जी? ठीक है, अब कैलकुलेट ई नॉट ऑफ द सेल, जल्दी से मुझे बता दीजिए, साइड हो रहा हूं, ये वाला चीज मैंने आपको बताई है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में बताया था, एक लाइन में आंसर आ जाना चाहिए। साइड हो रहा हूं, जल्दी से मुझे बता दीजिए इसका आंसर हमारे पास क्या होगा। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट, जल्दी से मुझे बता दीजिए फटाफट से आंसर यहां पर क्या होगा, फटाफट से फटाफट से फटाफट से। सिंपल, एक लाइन में आंसर आना चाहिए। पढ़ा चुका हूं, ये कोई डिफिकल्ट बात नहीं, सीधा आंसर बताएंगे। टेन आंसर कैसे आ रहा भाई? इस रिएक्शन का आंसर 10 क्यों आ रहा है भाई? अरे भाई केसी की वैल्यू 10 है, आंसर 10 थोड़ी आएगा। अरे नहीं नहीं, हाँ 0.0295, बिल्कुल सही आंसर आ गया, वेरी गुड। देखो भाई सिंपल, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो तो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.059 बाय एन लॉग केसी। मेरी बात याद है क्या आपको? ये एक न्यूमेरिकल सेशन लिया था, उसके अंदर स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था 0.059 बाय एन लॉग केसी। अब देखिए 0.059 बाय एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर ट्रांसफर ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये देखिए B2+ से लेके ये बी पे आ गया है और A2+ पे आया है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो N इक्वल टू नेट क्या हो गया? नेट इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हो जाएंगे 2 टाइम्स लॉग केसी। केसी कितना है? केसी 10 है, केसी 10 है। अब लॉग 10 बेस 10 की वैल्यू 1 होती है, तो सीधी सी बात है 0.059 क्रॉस 1/2। ऐसे सवाल भी आते हैं बोर्ड्स में, देखिए आप। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? 0.029 है ना, 0.0295। यही आ रहा है, यही आ रहा है, हाँ इतना ही आना चाहिए। एक बार देख लेते हैं, 29.5 डिवाइडेड बाय 29.5, 29.5, हाँ बिल्कुल सही है, डन है। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं वैसे कैलकुलेटर में, 0.059 डिवाइडेड बाय 2, यस 0.0295 इज द राइट आंसर। ठीक, क्लियर है भाई? चलो, तो ऐसे अपन को सवाल सॉल्व करने हैं। अगला सवाल, राइट द नेम ऑफ द सेल दैट इज यूज्ड इन इन्वर्टर्स, राइट द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट द कैथोड एंड एनोड ऑफ दिस सेल। इन्वर्टर्स में, ऑटोमोबाइल्स के अंदर हमारे पास कौन सा होता है? लेड स्टोरेज बैटरी का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम ये लिखेंगे, उसके बाद हम लिख देंगे यहां पे रिएक्शन एट एनोड, एंड उसके बाद हम लिख देंगे रिएक्शन एट कैथोड। वो बोलता है कि ओवरऑल रिएक्शन लिख दो, तो इन दोनों को जोड़ के भी हम लिख सकते हैं। तो ऐसे सरल सरल से सवाल देखिए बोर्ड्स में आते हैं, और कुछ नहीं। अब देखिए, मैंने आपको बोला था निकल कैडमियम बैटरी का उन्होंने सिर्फ ओवरऑल रिएक्शन दिया है, कैथोड एनोड की रिएक्शन नहीं दी है, पर मैंने आपको दोनों पढ़ाई है, तो आप याद रखना। राइट द ओवरऑल रिएक्शन दैट ऑकर्स यूजिंग that occurs during use discharging of nickel cadmium cell. It is a primary or secondary cell. Mention its one merit over the lead storage cell. ये आपसे उसने पूछा है। तो सबसे पहला जो ओवरऑल रिएक्शन यहां पर डिस्चार्जिंग, यानी कि जब वो सेल यूज कर रहे हैं हम, यानी कि जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो यहां पर जो ओवरऑल रिएक्शन सबसे पहले हम लिखेंगे वो कुछ इस प्रकार हमारे पास होगी, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया। ये एनसीईआरटी से डिफरेंट है, पर ये ठीक है। उसके बाद ये आपके पास प्राइमरी सेल है या बेसिकली सेकेंडरी सेल है, तो आप बता देंगे कि ये हमारे पास एक सेकेंडरी सेल या फिर एक सेकेंडरी बैटरी है। ये दूसरे सवाल का आंसर हो गया। पहले का आंसर ये रहा, दूसरे का आंसर ये रहा। तीसरा, इसका एक एडवांटेज बताना है। इसका एक एडवांटेज ये है कि लेड स्टोरेज बैटरी फॉर एग्जांपल अगर 300 साइकिल पे खत्म होती है, तो ये 1000 साइकिल पे खत्म होती है। मतलब 1000 साइकिल क्या? एक साइकिल में एक बार कंप्लीट डिस्चार्ज एंड एक बार कंप्लीट चार्ज। तो ऐसी 1000 साइकिल के बाद ये खत्म हो जाएगी, लेकिन लेड स्टोरेज बैटरी मात्र 300 साइकिल में खत्म हो जाएगी। तो हम ये कहते हैं कि निकल कैडमियम बैटरी की जो लाइफ होती है हमेशा ज्यादा होती है, 1, 2 और 3। पहला ओवरऑल रिएक्शन ये होगी, ये एक सेकेंडरी सेल या बैटरी है। तीसरा, निकल कैडमियम बैटरी की लॉन्गर लाइफ होगी देन द लेड स्टोरेज बैटरी। ऑलराइट सुनील भैया,
सो डन। तो ये 5 सवाल मैंने आपको और करवा दिए हैं, 1 2 3 4 और 5। ये 5 सवाल मैंने आपको और पीवाईक्यू के करा दिए हैं, आपको एक आइडिया देने के लिए कि भाई तुम सब कर लोगे अगर तुमने तमीज से, ईमानदारी से मेरे लेक्चर्स को अटेंड किया है। सारे सवाल, अब मैंने आपको हर वैरायटी के सवाल करवा दिए हैं। पीवाईक्यूज आपके पास सफिशिएंट इनफ है। मेरे नोट्स के अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हां, एनसीईआरटी के सवाल अब आप लगाना सेम लॉजिक से, वो सारे सवाल आपसे हो जाएंगे। एनसीईआरटी के जो अपने पास एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो इस तर्ज पे मेरे दोस्तों, मेरे भाई और मेरी बहनों, आपका ये चैप्टर मैंने खत्म कर दिया है विद प्योर ईमानदारी, अपने कर्म के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मैंने आपको पढ़ाया है। और ये जानते हुए कि शायद बहुत सारे बच्चों को साइंटिफिक थिंकिंग या ये लॉजिक नहीं चाहिए या ये मेथड्स नहीं चाहिए, स्टिल मैंने आपको वो चीजें दी क्योंकि मेरे को पता है कि आपके माता पिता बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, उस पैसे को मैं एक वैल्यू देना चाहता हूं। दूसरा, मैं आपको एक एक्टिव लर्नर बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप सोचो, आप साइंस को फील करो। रटवाने और याद कराने के लिए बहुत यूट्यूब पे वन शॉट्स पड़े हैं, आप देख सकते थे, पर अगर आप पेड बैच में आए हैं, उसका एक सिंपल भावार्थ, एक सिंपल उसके पीछे लॉजिक है कि हमें हर चीज के पीछे का लॉजिक चाहिए था, तभी तो हम आए हैं। एक क्वालिटी टीचिंग चाहिए थी, वरना वन शॉट तो हम भी डाल देंगे रिवीजन के लिए, क्या ही दिक्कत हो जाएगा। पर वन शॉट्स कभी कंसेप्ट बिल्डिंग नहीं कर पाते, कंसेप्ट बनाने में समय लगता है। समझ गए आप? चलिए, अब जिस प्रकार मैंने आपसे इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपसे 2 चीजों पे बात करूंगा और वो 2 चीजें आपको भी करनी है और मैं वादा करता हूं कि मैं भी करूंगा। तो वो 2 चीजें जो हैं, पहले आपको मेरे से वादा करना पड़ेगा कि आप भी करोगे, मैं भी करूंगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं त्रिपुंडधारी रुद्राक्षधारी शिव भक्त प्रियापुत्र सुनील आपको वचन देता हूं कि जो 2 बातें मैं आपको आज क्लास में बताऊंगा, वो 2 की 2 बातें मैं अपने जीवन में अगले 40 दिन के लिए अप्लाई करूंगा। पर आपको भी वो बातें 40 दिन के लिए अप्लाई करनी पड़ेगी। उसमें पहली बात यह है, अब कल से सावन शुरू हो रहा है, तो मैं चाहता हूं, वैसे तो 9 अगस्त को समाप्त हो जाएगा, बट 40 दिन के लिए हम कंटिन्यूसली, भले ही आप हिंदू हैं तो मंदिर जाएं, आप मुस्लिम हैं तो आप जो भी आपका मस्जिद, आप मस्जिद जाते हैं, राइट, मस्जिद जाते हैं, दरगाह जाते हैं, वहां जाएं। तो अगर आप मुस्लिम हैं तो आप मस्जिद जाते हैं या दरगाह जाते हैं, वहां जाएं जो आपके घर के पास में हो, ठीक है। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप चर्च जाएं, अगर आप सिख हैं तो आप गुरुद्वारा जाएं। आप जिस भी धर्म, रिलीजन को, फेथ को बिलीव करते हैं, आई रिस्पेक्ट दैट, मैं उसकी इज्जत करता हूं, पूरा आदर करता हूं, पूरा सम्मान देता हूं उसको। तो 40 दिन मेरे साथ मैं जाऊंगा, आप भी जाना। मैं 40 दिन जाऊंगा, आप भी 40 दिन जाना। दूसरी बात जो हमें नेक्स्ट 40 दिन, या हम कह सकते हैं हमारे पूरे जीवन भर रोज हमें करनी है, खुद से ये 3 सवालों का आंसर करके हमें सोना है। रोज इन 3 सवालों का आंसर हमें करना है। पहला सवाल, आज मैंने किसकी मदद की? क्या आपने किसी की मदद करी आज के दिन? किसी कमजोर व्यक्ति की आपने मदद करी? किसी की भी, किसी छोटे बच्चे की, किसी वर्कर की, किसी लेबर की, क्या आपने मदद करी? हां या ना? क्या आपने अपने कर्म में ईमानदारी रखी? याद रखिए, आपको अपने कर्म की ईमानदारी, खुद से झूठ मत बोलना। तुम संसार को बेवकूफ बना सकते हो, खुद को नहीं बना सकते, ना ही परमात्मा को बना सकते हो। तो एटलीस्ट इसमें लिखना, क्या मेरे कर्म में ईमानदारी थी? मैं जो भी कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, जो भी कर रहा था, क्या ईमानदारी थी? जैसे मुझे बड़ा गर्व है कि मुझे पता है मेरा कर्म में मेरी ईमानदारी, मेरा कर्म है पढ़ाना, मैं ईमानदारी से पढ़ाता हूं और गर्व के साथ कहता हूं कि मैं बहुत ईमानदार हूं इस चीज में, ठीक। तीसरा, क्या मैंने किसी का दिल दुखाया? क्या आपने किसी का दिल दुखाया अपने शब्दों से या अपनी हरकतों से? अगर हां, तो कोशिश करना है कि उनसे माफी मांग ले और आगे से किसी का दिल ना दुखाए। समझ गए? देखिए मेरे दोस्तों, ये डेटाबेस अगर आप मैनेज नहीं करके चलेंगे तो ये डेटाबेस वैसे भी शनिदेव मैनेज करके चलते हैं, और आपकी जिंदगी में जो आपको मिलता है वो आपके इस डेटाबेस के हिसाब से ही मिलता है। आपका ये रिकॉर्ड, आपको लगता है कि भाई आप नहीं रखते हो, पर मेरे दोस्तों ये रिकॉर्ड एक तो आपका आत्मा में स्टोर होता है, दूसरा शनिदेव इस रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखते हैं। अच्छा, ये किया था, ये किया था, ये किया था, ठीक है, डन है बेटा। तो समय ऑन स्पॉट आपको सजा नहीं देगा, थोड़ा वक्त लगता है पर सजा मिलती है। कहते हैं हर चीज का हिसाब होता है और आज नहीं तो कल होता है, पर हर चीज का मेरे दोस्तों हिसाब जरूर होता है। तो कर्म अच्छे हैं तो उनका भी हिसाब होगा, और कर्म अगर बुरे हैं और उनमें अगर खोट है तो उनका भी हिसाब होगा।
आज नहीं तो कल होगा मेरे दोस्तों। तो बस मेहनत करते रहिए, कर्म अच्छे करिए, बस सब बढ़िया होगा। आज से कर्मा ट्रैकर आपको बनाना है। मैं भी इन 3 सवालों का जवाब रोज करूंगा और आपके साथ शेयर भी करूंगा, और मैं कामना करता हूं कि आप लोग भी इस चीज का पालन करेंगे, क्योंकि मैं आपको वचन दे चुका हूं, अब मैं वचनबद्ध हूं, तो इसका मतलब यह है कि मुझे इसका पालन करना है और आपको भी करना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बस इस गुरु पूर्णिमा पे मैं चाहता था कि एज अ गुरु मैं आपके जीवन में कोई परिवर्तन वाली बात आपसे करूं, इसलिए मैंने आज से ये बात करी। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। एंड अगर अभी तक आपने मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मुझे ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन कर लीजिए। और जैसा मैं आपको कहता हूं कि आपके सुनील भैया फिजिक्स वाला दोनों आपके साथ है, तो हमेशा आपके साथ हैं दोस्तों। बस बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कीजिए, खुश रहिए जिंदगी में, अच्छे कर्म कीजिए। संसार में अगर आप आए हैं तो मेरे दोस्तों अच्छे कर्म करने के लिए आए हैं, किसी चीज में परिवर्तन लाने के लिए आए हैं। जैसे मुझे इतना पता है कि अगर मैं धर्म का पालन कर रहा हूं, अगर मैं धार्मिक हूं, तो मैं 1000 अधर्मियों के ऊपर भारी पड़ूंगा। तो इसीलिए परमात्मा ने मुझे भेजा है कि धर्म और अधर्म को बराबर करना है। तो अब आपको तय करना है कि आपको अधर्म का साथ देना है कि धर्म का साथ देना है, वो आप तय करेंगे, आप वो चीज निश्चित करेंगे। क्योंकि इस धरती पे मनुष्य, इंसान तब तक ही जीवित रहेगा जब तक धर्म जीत रहा है अधर्म से। जब अधर्म जीतने लगेगा और बहुत बढ़ जाएगा, तो इस सृष्टि का, इस युग का अंत हो जाएगा। और इस युग का अंत करने के लिए स्वयं कल की अवतार आएंगे और इसका अंत कर देंगे। सत्य आप सभी को पता है, और मुख से की गई बातें झूठ हो सकती है, शास्त्र में लिखी गई बातें कभी झूठ नहीं होती। वेद कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि वो स्वयं परमात्मा की वाणी होते हैं। आप जिस भी धर्म को मानते हैं, उनके धर्म ग्रंथों में विश्वास रखिए, उनमें लिखी गई बातें आपको जीवन में अच्छी बातें ही सिखाएंगी, गलत नहीं। ठीक है, तो उनमें लिखी हर अच्छी बात का पालन अपने जीवन में करें और एक अच्छे इंसान बनने की ओर अग्रसर हो। विश्व का कल्याण करें, सबका कल्याण होगा। यही उम्मीद के साथ करते हैं इस क्लास को अंत। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।